BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू BSSS रिदम पॉडकास्ट। और हम फिर से आ गए हैं एक नए नवेले एपिसोड के साथ। और आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपने सुना है कई बार। आपने वो मूवी तो देखी होगी जिसका नाम है रांझना, और उसमें वो कहते हैं कि प्यार नहीं हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, कि क्रैक ही नहीं हो रहा है। तो क्या यूपीएससी का एग्जाम इतना टफ होता है, और एक्चुअली यूपीएससी का एग्जाम होता क्या है? तो आज हमारे साथ हैं विद 20 ईयर्स एक्सपीरियंस इन यूपीएससी, जहाँ बहुत सारे बच्चों को सर ने निकाला है, यूपीएससी में आईएएस बनाया है, हमारे करता धरता, और उनका नाम है लक्ष्मी शरण मिश्रा सर। तो सबसे पहले सर आपका ढेर सारा वेलकम है ऑन BSSS रिदम पॉडकास्ट। तो सर, जैसा कि यूपीएससी आईएएस बनना लोगों के लिए एक बहुत ही टफ काम होता है। लोग कहते हैं, जैसे मूवी में तो ऐसे एक कटाक्ष में कहा गया है कि मतलब तुम्हारा प्यार नहीं हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया कि भाई निकल ही नहीं रहा है, कितने अटेम्प्ट देंगे। तो क्या है बेसिकली आईएएस एग्जाम? अगर हम जैसे लोग जो अलग स्ट्रीम से हैं और हम जानना चाहते हैं कि मतलब होता क्या, इतना क्या टफ इसमें होता है और क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इसे इतना ज़्यादा बिल्कुल हाइप पे करके रखा है कि भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अरे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, यूपीएससी की तैयारी के साथ तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों के। सच्चाई यही, इतना कठिन परीक्षा नहीं है ये। देखिए, होता यह है कि इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको जो बड़ी बड़ी लाल बत्तियां मिलती हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट मिलती हैं, उसके चक्कर में हर कोई इसकी तैयारी करने लगता है। और कठिन वहाँ हो जाता है उस बच्चे के लिए हो जाता है जिसने ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की। अगर आपने ज़िंदगी में कभी पढ़ा नहीं है और आपको लगता है कि आप यूपीएससी की तैयारी करके एकदम से कलेक्टर बन जाएंगे, तो उसके लिए बहुत कठिन है। अदरवाइज़ ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुश्किल से महीने भर पहले पढ़ा होगा, पढ़ाई शुरू की होगी और वो सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो 10-10 साल तक तैयारी करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो यूपीएससी बहुत कठिन परीक्षा नहीं है। बस यूपीएससी एक अलग अप्रोच की डिमांड करती है। आप में वो चीज़ें होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी में वो चीज़ें होनी चाहिए, वो अप्रोचेस होनी चाहिए, तो आप बहुत आसानी से एग्जाम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये बहुत मुश्किल परीक्षा है। ये सबसे आसान परीक्षा है, और मैं कहूँगा कि आपको अपने 10th और 12th के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, यूपीएससी के लिए कम पढ़ना पड़ता है। तो यानी कि 10th और 12th में तो एक वो होता है ना, कंपटीशन भी रहता है कि 80% से ज़्यादा आएंगे तो भाई गाड़ी मिलेगी, और 12th में तो फिर फ़ोन ही मिल जाता है सीधे, अगर 90 से अबव आए तो जैसे आपने कहा कि पढ़ने वाले पे भी डिपेंड करता है कि किस तरीके से एग्जाम्स होते हैं। और एक रात पहले भी पढ़ के, कॉलेज में भी अक्सर ऐसा होता है कि एक रात पहले पढ़ के भी बच्चे टॉप कर लेते हैं, और जो महीने भर से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो नहीं कर पाते। तो इट्स बेसिकली एक ऐसा एग्जाम जहां आपका दिमाग भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर देन द हार्ड वर्क। ये आपकी पर्सनालिटी की परीक्षा है। पर्सनालिटी केवल आपका लुक नहीं होता है, आपका किसी के सामने प्रेजेंटेशन नहीं होता है, जैसा कि हम समझने लगे हैं। पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि आप एक इंडिविजुअल के तौर पे अभी तक कितने ग्रूम हुए हैं। मतलब आप जब इस दुनिया में आए, आप जैसे जैसे बड़े हुए, स्कूल में आपको चीज़ें इसलिए पढ़ाई जाती हैं ताकि आप अपने सराउंडिंग से परिचित हो जाएं, उसमें आपका इंटरेस्ट जाग जाए। फिर आपके आसपास से, आपकी ज़िंदगी से जुड़े जो सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स आपकी ज़िंदगी से जुड़ा सब्जेक्ट है। इस देश में कहाँ कौन से लोग रूल करते हैं, पुलिस क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए सवाल हैं। ज्योग्राफी, टूरिज्म आपकी लाइफ से जुड़े हुए सवाल हैं। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो प्रॉपर्ली ग्रो हुए हैं, जिनको अच्छे तरीके से ग्रोन इंडिविजुअल हैं, जिसने अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में वो सब पढ़ा सीखा है जो एक व्यक्ति को सीखना चाहिए, उसने लिखना सीखा है, उसने पढ़ना सीखा है, उसने चीज़ों पर ओपिनियन क्रिएट करना सीखा है, वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाता है। अगर वो एक ग्रोन इंडिविजुअल है और एक अच्छा ग्रेजुएट है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा ग्रेजुएट है तो उसे बिना कुछ पढ़े वो आईएएस में सेलेक्ट हो सकता है, उसे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कत यह है कि हम स्कूल में एक अच्छे स्कूल स्टूडेंट नहीं बन पाए, हम कॉलेज में एक अच्छे ग्रेजुएट नहीं बन पाए, और हमें लगता है कि वो सारे जो हमने पाप किए हैं उसकी भरपाई हम यूपीएससी की तैयारी में कर लेंगे, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो यूपीएससी की तैयारी काफ़ी आसान है, बशर्ते आपने अपने आप को स्कूल में और कॉलेज में ग्रूम किया हो। और इसलिए ये केवल कुछ किताबें रट लेने की परीक्षा नहीं है, इसमें आपकी स्किल्स सबसे ज़्यादा टेस्ट की जाती हैं।
आपका असल में अपने आसपास की दुनिया के प्रति आपका नज़रिया, आपका इंटरेस्ट, आप कितनी जो परेशानियां हैं उनको कितने गहराई से समझ पाते हैं, आप उनके कितने सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं, आप कितने इनोवेटिव हैं, ये सब चीज़ें असल में यूपीएससी में जज की जाती हैं। और जिसके लिए यूपीएससी की तैयारी भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में ये इनबिल्ट है तो आप बहुत आसानी से सेलेक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल परीक्षा है। तो यानी कि कितना एक्टिव रहता है एक इंसान अपनी आसपास की चीज़ें, यानी कि घर से यहाँ तक आने तक आपने क्या ऑब्जर्वेशन किया मैं है? उसे उल्टे तरीके से लेता हूँ कि मतलब थोड़ा शुरुआत से शुरू करें तो कुछ ऐसा है कि जब आप पैदा होते हैं और जब आप होश संभालते हैं तो दो ही तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें लगता है कि क्या ज़िंदगी मिल गई है, पूरी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी, अब खाना खाने के लिए कमाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी बर्डन होती है। और कुछ लोग जब पैदा होते हैं और उसके बाद जैसे उन्हें समझ आती है तो उन्हें आसपास की दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। वो हर चीज़ कर लेना चाहते हैं, हर चीज़ देख लेना चाहते हैं, हर जगह अपने आप को स्टैब्लिश कर लेना चाहते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं इनके लिए लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है। जिनको ज़िंदगी में मज़ा आ रहा है उनके लिए यूपीएससी बहुत आसान है। और ऐसे लोग जिन्हें ज़िंदगी एक बर्डन की तरह लगती है उन्हें तो परीक्षा भी बर्डन लगेगी। उनके लिए हर चीज़ बहुत वो है। राइट। तो जैसे कि आपने कहा कि मतलब स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे जब हम ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे बढ़ते हैं, ओपिनियन रखते हैं। और कई बार ऐसा होता है, हमारे आसपास भी ऐसे दोस्त होते हैं हमारे जो किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पे या किसी भी एक टॉपिक पे उनका ओपिनियन जो रहता है काफ़ी अच्छा होता है, जो हमारा नहीं रहता। तो कई बार हमारे आसपास भी ऐसे लोग रहते हैं तो उनको पता नहीं एकदम से सूझ जाता है कि चलिए यूपीएससी करते हैं। तो यानी कि वैसे लोग फिर इंटेलिजेंट रहते हैं और ऑब्जर्वेशन जो रहता है उनका वो चलता रहता है। तो इस वजह से वो क्रैक कहीं ना कहीं उसको कर सकते हैं। अगेन बात वही है कि आप कुछ चीज़ों के एक्सपर्ट क्यों बन जाते हैं, आप कुछ चीज़ों को लेकर के इमोशनल क्यों हो जाते हैं, आप क्यों आपके अंदर जुनून सवार हो जाता है कि आपको ये चीज़, ये समस्या दूर करनी है। ये सब चीज़ें डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों को अपनी लाइफ में नेगलेक्ट कर देते हैं, किन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट समझते हैं। मैं कॉलेज के बाहर हर दिन किसी बैगर को खड़ा देखता हूँ, किसी भिखारी को खड़ा देखता हूँ और मुझे कोई किसी भी तरह के सेंटिमेंट नहीं जागते। मुझे लगता है कि चलो ठीक है यार, कोई इससे भीख मंगवा रहा होगा। या मैंने कहीं देखा कि बार बार लोग ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं, या मैंने देखा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार कलेक्ट्रेट आ रहा है लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुन पा रहा है। तो जब हम इस तरह की चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, इंडिया इस मायने में हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे चारों तरफ परेशानियां हैं। और जब हम इन परेशानियों को देखते हैं तो हम या तो उन्हें इग्नोर कर देते हैं कि चलो हमारे ऊपर नहीं बीत रही है, जब हमारे ऊपर आएगा तो हम देख लेंगे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ओवर सेंसिटिव होते हैं, जिन्हें ये चीज़ इन्हें परेशान कर देती है। फिर वो उसकी गहराई में सोचते हैं, उसके समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। भारत में या कश्मीर में अभी कुछ दिन पहले अगर ड्रोन अटैक हुए हैं तो लोग चिंतित हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगा हमारे यहाँ थोड़ी हुए हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चिंतित हो गए। वो इसमें सोचने लगे कि ये ड्रोन कहाँ से आ गए, हमारी ड्रोन सुरक्षा कितनी मजबूत है, क्या भारत को इसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो उनके पास उसके सॉल्यूशंस भी हैं। और आपने सोचा आपके ऊपर हमला नहीं हुआ है तो आप ये भी नहीं जानोगे कि ड्रोन होते क्या है, कितने तरह के लाइसेंसिंग सिस्टम है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कौन सी चीज़ को आप अपने लिए इंपॉर्टेंट समझते हैं और किस चीज़ को अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। और इसलिए सिविल सर्विसेज उनके लिए बनी है जो असल में इस दुनिया में जो गलत हो रहा है, जो चीज़ें ठीक नहीं है, प्रॉपर नहीं है, उन्हें सुधारने का जुनून रखते हैं। अगर आपको लगता है कि जो चल रहा है वो ठीक है तो सिविल सर्विसेज में मत आइए। राइट। वो ना कि जब तक आप पे बीतती नहीं है तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। और कई सारे ऐसे लोग होते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि सिविल सर्विसेज जो है वो हमारी भारत देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक एग्ज़ाम है। तो क्या प्रोसीजर रहता है बेसिकली सिविल सर्विसेज का? देखिए, कुछ ऐसा समझिए कि सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन क्यों किया जाता है, क्यों इन सर्विसेज की इस देश को ज़रूरत है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए दो तरह के लोग होते हैं। जैसे वो हाथी के दो तरह के दांत होते हैं ना, एक दिखाने वाले, वो खाने के काम नहीं आते, और एक खाने वाले। तो जो दिखाने वाले दांत हैं वो एक्चुअली वो होते हैं जिन्हें हम हर साल या हर 5 साल में चुनते हैं, पॉलिटिशियंस, जो असल में लीड करते हैं पर बहुत हद तक उनको इनपुट देने का काम और उनके डिसीजंस को लागू करने का काम असली दांत करते हैं, मतलब ब्यूरोक्रेसी करती है। और ब्यूरोक्रेसी वो असल में इस्पात है, वो आयरन है, या वो मैं कहूँगा वो फौलाद है जिससे ये देश चलता है। अगर वो हटा दिए जाएँ तो इस देश को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस देश में अगर इस देश की इकॉनमी चल रही है तो कोई फाइनेंस सेक्रेटरी संभाल रहा है, इस देश में अगर लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है तो कोई होम सेक्रेटरी संभाल रहा है। हमारे देश में
पूरे देश को चलाने के लिए हमें ऐसे एलीट सर्विसेज की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो इस देश के मुश्किल से मुश्किल हालातों में डरे नहीं और वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी समाधान निकाल सकें, जो हर दिन की चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, लोगों की लाइफ को थोड़ा बेटर बना सकें। तो कुल मिलाकर के सिविल सर्विसेज असल में इस देश को चलाने का इंजन है और इतने अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है जो अगले 30 या 40 साल तक इस देश को चला सकें। मतलब इस देश के सबसे अच्छे इंडिविजुअल, एक तरीके से ये इंडियन आइडल की तरह का एक या टैलेंट हंट वो है, जिसमें हमें कुछ ऐसे 100 लोग चाहिए हर साल जो अगले 50 साल या 40 साल इस देश को लीड कर सकें। इनके सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो एग्जामिनेशन है ये, इसलिए इस परीक्षा को थोड़ा सा कठिन माना जाता है क्योंकि ये आपकी बहुत सारी स्किल्स को चेक करती रहती है। सिविल सर्विसेज परीक्षा कुछ ऐसा समझिए हर साल होती है और इसमें लगभग 700-800 वैकेंसीज आती हैं। हर साल जनरली जब आपके कॉलेज एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं उसी समय लगभग इसका पहला एग्ज़ाम होता है, मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। एनीवन हु इज़ ग्रेजुएट, जो किसी भी स्ट्रीम से किसी भी परसेंटेज के साथ ग्रेजुएट है और 21 साल की उम्र पूरी कर चुका है, वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकता है। जैसे ही आप एग्ज़ाम में अप्लाई करते हैं तो आपको मई या जून के आसपास आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना होता है। उस एग्ज़ाम में लगभग हर साल 12 से 15 लाख लोग बैठते हैं। उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होता है, उनमें से कुछ लोग सेलेक्ट किए जाते हैं मेंस के लिए। सामान्यतः हर साल ये जो संख्या होती है वो लगभग समझ लीजिए 4 से 5 हज़ार होती है। ये लोग मेंस में जाते हैं और मेंस में फिर कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। उनके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला करके सिलेक्शन किया जाता है। हर साल जो 700 से 800 वैकेंसीज आती हैं उनमें से आईएएस की कुछ लगभग 100-200 वैकेंसीज होती हैं, आईएफएस होती हैं, आईपीएस होती हैं, आईआरएस होती हैं। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, आपके रैंक के हिसाब से आपको सर्विस अलॉट कर दी जाती हैं। बस इसमें 2 चीज़ें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप के लिए कुछ अटेम्प्ट्स की लिमिट है कि आप इतनी बार ज़िंदगी में परीक्षा दे सकते हैं और एज लिमिट भी है, तो आप पूरी ज़िंदगी इसे दे नहीं सकते हैं। इसलिए लोग नॉर्मली यूपीएससी की तैयारी काफ़ी लोग करते हैं, पर एग्ज़ाम में बैठने की हिम्मत और साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं और करना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड तब आपको अपना अटेम्प्ट यूज़ करना चाहिए। सर, तो कितने अटेम्प्ट्स होते हैं? जैसे कि आपने कहा कि अटेम्प्ट्स होते हैं और एक एज लिमिट होती है एंड आफ्टर ग्रेजुएशन ही इस एग्जाम को दिया जाता है। अगर कोई सोचिए, अगर कोई 12th क्लास में है और उसने ऐसा सोच लिया है कि अब अगला तो मतलब मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, तो क्या तब से वो तैयारी कर सकता है? देखिए, तैयारी का तो ऐसा है कि आजकल लोग बच्चे के पैदा होने के बाद से यूपीएससी की तैयारी में लगा देते हैं। आजकल नॉर्मली ये ट्रेंड है कि बच्चे स्कूल में तैयारी शुरू कर देते हैं, यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत ट्रेंड है। यूपीएससी को जिस तरह के कंटेंट या जिस तरह के उसका क्वेश्चन आंसर होते हैं, जिस तरह की चीज़ें आपको समझनी होती हैं, उसके लिए एक ग्रेजुएट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आप ग्रेजुएट होने के बाद 21 साल की उम्र में इस परीक्षा में पहली बार बैठ सकते हैं। जनरल के लिए एज 32 तक होती है, मतलब लगभग आपको 11 से 12 साल का टाइम मिलता है और आपको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं। आप अधिकतम 6 बार ये परीक्षा दे सकते हैं। जो ओबीसी को थोड़ा सा 3 साल और एक्स्ट्रा मिल जाता है और उसके साथ उन्हें 3 अटेम्प्ट भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। SC ST के लिए एज की लिमिट है और वो है 37, अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। तो 37 तक SC ST के लोग कितनी भी बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नॉर्मली लोग ग्रेजुएशन के बाद अगर परीक्षा देना चाहते हैं तो उसकी तैयारी थोड़ा पहले से चालू कर देते हैं। तैयारी के भी 2 फेज़ होते हैं। एक तैयारी होती है जो हम थोड़ा अपनी पर्सनालिटी में जो कमी है, जो स्किल्स में कमी है, उसको ग्रूम करने के लिए अपनी इनडायरेक्ट प्रिपरेशन करें, और जब हम एक अच्छे ग्रेजुएट बन जाएं तो 1 साल डायरेक्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। यूपीएससी में बहुत वक्त नहीं लगता है, बस दिक्कत उनको होती है जिनको पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना नहीं आता है, जिनकी स्किल्स लैक करते हैं। तो तैयारी तो लोग बहुत पहले से चालू कर देते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ग्रेजुएट हो जाएं, या तो आप फाइनल ईयर में तैयारी शुरू करें, या ग्रेजुएट होने के बाद 1 साल प्रॉपरली यूपीएससी को दीजिए, 1 साल तैयारी करिए और 1 साल इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में लगता है, तो लगभग 2 साल में आप सिलेक्शन ले लेंगे। काफ़ी मुश्किल नहीं है ये। जी सर, तो जैसे आपको तो इतना सारा एक्सपीरियंस है, आप 20 साल से ज़्यादा बहुत सारे बच्चों को आपने देखा है और अपने वो टर्निंग जो एरा है ना वो देखा है कि कैसे पहले बच्चे होते थे, कैसे उनका पढ़ने का तरीका होता था, और अब क्योंकि आपने देखा ये सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अब क्या तरीके बदले हैं लोगों के पढ़ाई करने के, बच्चों के पढ़ाई करने के, और क्या माइंडसेट उनका बदला है इस एग्ज़ाम को लेके पर्टिकुलरली? देखिए, नॉर्मली फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जिनकी डीपी में लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है, मैं देख के समझ जाता हूँ वो कभी आईएएस नहीं बन पाएंगे क्योंकि उन्हें आईएएस को बहुत गलत समझ लिया है।
आजकल चूँकि कॉर्पोरेट जॉब्स कम हैं, चूँकि प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक और बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन जो इंडिया में लगभग 1 डिकेड से चल रहा है, कंटिन्यू है, तो इस कारण से चूँकि जॉब्स बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए हर बच्चे को लगता है कि सरकारी नौकरी, वो भी इतने रुतबे वाली सरकारी नौकरी हमें भी चाहिए। तो हर कोई सिविल सर्विसेज में आ रहा है, मतलब ऐसी आंधी पहले कभी नहीं थी, हर कोई सिविल सर्विसेज में आना चाहता है। अब सिविल सर्विसेज में कैसे आना है, तो आजकल हमारे पास जो इंटरनेट है और सस्ता डेटा है उसके चक्कर में, और हम सब जो है आज की जनरेशन बेसिकली वीडियो फर्स्ट जनरेशन है, हमें हर चीज़ वीडियो में ज़्यादा आसानी से समझ में आती है। तो हम किसी भी चीज़ को गूगल में भी यूट्यूब पर सर्च करने की कोशिश करते हैं। हम यूट्यूब पर, अगर मुझे आईएएस बनना है तो मैं यूट्यूब पर जा कर के वो जो कुछ डब्ल्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं कि क्या सही एज होते हैं सब, तो हम उसे सर्च करते हैं और वहाँ पर हमें जो जानकारी मिलती है हम समझ लेते हैं बस यही परीक्षा की तैयारी है। यही पहली गलती हो जाती है। एक्चुअली यूपीएससी की तैयारी के बारे में आपको 50 तरह के मेंटर्स मौजूद हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं जो यूट्यूब पे मौजूद हैं, जो आपको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट अब तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं जो आपका अखबार पढ़वा देती हैं कि आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो हम पढ़ा देंगे आज का न्यूज़पेपर। तो ऐसे बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं जो यूट्यूब पे आपको गाइड करने के लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन इन चीज़ों में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि बच्चा अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, वो केवल एक लिसनर है और वो इनएक्टिव लिसनर है। बनाया मटेरियल उसको मिल रहा है कि यहाँ हमने गूगल, सबसे बड़ी चीज़ वो 4-5 साल तक वीडियो देखता रहता है, उनके हिसाब से पढ़ता रहता है, पर उसकी अपनी समझ एग्जाम को लेकर के डेवलप नहीं होती है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 कि एग्जाम का क्या लेवल है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आपका क्या अप्रोच और क्या स्किल सेट होना चाहिए, इस फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो इस ट्रिनिटी का दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है वो है बेसिकली कि आप कौन हो। हर आदमी का लेवल अलग अलग है, हर आदमी की आदतें अलग अलग हैं, हमारी पर्सनालिटी अलग है। मैं लगातार 10 घंटे नहीं पढ़ सकता, तो मैं अपने आप को पहले अच्छे से समझूं, अपना लेवल समझूं, एग्जाम का लेवल समझूं, दोनों का गैप समझूं और उसके बाद मैं अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करूं जिससे मुझे फायदा हो, क्योंकि हर एक स्ट्रैटेजी सब पे लागू नहीं होती। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसे हम थर्ड पिलर कहते हैं, वो है आपका कॉम्पिटिटर। क्योंकि यहाँ पे टॉप 100 को सेलेक्ट होना है, तुम 99% भी ले आओगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होना है अगर कोई तुमसे बेहतर है। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे किन चीज़ों में बेटर है और उसे हम अगर हराना चाहते हैं तो हम कैसे हरा सकते हैं। और यूपीएससी तो ऐसी परीक्षा है कि जो 10th के 12th के सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी के जितने टॉपर्स हैं, स्टेट के जितने भी टॉपर्स हैं, आईआईटी के जितने टॉपर्स हैं, एम्स के जितने टॉपर्स हैं, कैट के जितने टॉपर्स हैं, इनको अल्टीमेटली यूपीएससी में आना ही है, वहाँ आपको कॉम्पीट करेंगे। तो जो आपको ऑलरेडी 10 बार हरा चुके हैं, 4 बार 5 बार हरा चुके हैं, उन्हें आपको हराना पड़ेगा, तब आप आईएएस में सेलेक्ट होंगे। ये ऑनलाइन सोर्सेज से पॉसिबल नहीं है, इसके लिए आपको अपने कॉम्पिटिटर के बीच जाना पड़ेगा। इसलिए कई बार सिविल सर्विसेज में ऑफलाइन इकोसिस्टम बहुत मैटर करता है। माहौल जिसे कहते हैं, लोग तैयारी के लिए दिल्ली जाते हैं क्योंकि माहौल मिलेगा, या कोटा जाते हैं जेईई की तैयारी के लिए। तो ये माहौल जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आपको असली कंपटीशन का एहसास नहीं होता है। जब तक आप अपने आप को किसी बहुत ही मॉनिटर्ड टेस्टिंग में नहीं डालते हो तब तक आपको अपने लेवल की समझ नहीं होती है कि आपका लेवल क्या है। जब तक आप कंपटीटर के बीच नहीं जाते हो तब तक आपको नहीं पता कि दूसरे की क्या अच्छाइयाँ और मेरी क्या कमियाँ हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब तक आप एग्जाम को खुद नहीं समझते हो तब तक आप एग्जाम का अप्रोच डेवलप नहीं करते हो। तो अभी ये प्रसाद ले रहे हैं, ऑनलाइन प्रसाद बहुत बढ़ रहा है, लोग लेते रहते हैं, 4-5 साल तक लेते रहते हैं, पर सच्चाई ये है कि उससे उन्हें कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। ऑनलाइन सब्सिडरी मटेरियल है, वो आपके लिए एक सप्लीमेंट हो सकता है, पर ऑनलाइन चीज़ें, और आज की पीढ़ी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो किसी से नहीं मिलती है, वो खुद से बात नहीं करती है, वो एग्ज़ाम को नहीं समझती है, उसे खुद नहीं पता कि उसकी क्या कमियां हैं, क्या मजबूतियां हैं। बस उसे लगता है कि यूट्यूब पर सर्च करके उसे फॉलो करके वो सेलेक्ट हो जाएगी, और इस कारण से उसकी तैयारी बड़ी बिखरी हुई होती है। आपको आसपास ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो सालों से तैयारी कर रहे हैं पर उन्होंने एक सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ा है। तो ये प्रॉब्लम है जो आज की जनरेशन को ज़्यादा हो रही है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मजबूरी में सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। वो व्यक्ति जो बाय चांस आ रहा है वो कभी सेलेक्ट नहीं होता। सिविल सर्विसेज जुनून है। ये परीक्षा आपसे एक पागलपन की उम्मीद करती है जो तभी होगा जब ये आपका जुनून हो, आपकी चॉइस हो, ना कि आपका बाय चांस आप आ गए हो। आपके पास कोई रास्ता नहीं था तो चलो ठीक है ये कर लेते हैं। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं जो कभी आईएएस नहीं बन सकते। जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि वो अपने आप को देख ही नहीं रहे हैं कि उनका क्या लेवल है। उनने स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ा, कॉलेज में अच्छा नहीं पढ़ा, उन्हें लगता है कि दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन को वो निकाल लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप
सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं मतलब आप अपने लिए एक ज़िंदगी चुन रहे हैं। एक IAS ऑफिसर बनने के बाद आपकी 24 घंटे ड्यूटी होती है पूरी ज़िंदगी। तो आप जिस ज़िंदगी को चुन रहे हैं उस ज़िंदगी को समझ तो लो। इनमें से 90% लोगों को ये नहीं पता होता है कि एक IAS ऑफिसर की लाइफ में क्या चैलेंजेस होते हैं। दे नो द रिवार्ड्स। रिवार्ड ये होगा, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया है जिसमें 10-15 गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोलिंग गाड़ियाँ चल रही हैं, गार्ड्स उतर रहे हैं, गन्स चल रही हैं, तो हमें लगता है कि यही लाइफ है, यही लाइफ है। पर एक्चुअली इस पोजीशन के साथ जो चैलेंज, जो कमिटमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त हैं और उनको समझे बिना बच्चे इस फील्ड में आने की कोशिश करते हैं। इस कारण से एक तो वो सफल नहीं होते हैं, अगर सफल भी हो जाते हैं तो इन सर्विसेज में वो बहुत खुश नहीं रहते। तो आज की जनरेशन के सामने ये 3-4 बड़ी प्रॉब्लम है। गलत लोग गलत मोटिवेशन से, गलत तरीके से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से वो भाग भी रहे हैं कि चलिए मतलब अब बस देना है और कुछ करके देखते, चलो इसमें देख लेते, ये नहीं हुआ तो ये कर लेते हैं। तो और आप, क्योंकि आपको इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी तरफ से उन बच्चों को क्या एक यहाँ छोटा सा गाइडेंस या एक मैसेज कहूँ तो देना मैं एक चीज़ कहूँगा, तुक्के में नहीं होता है। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने बस उसकी किस्मत अच्छी हो और केवल किस्मत के कारण उसका सिलेक्शन हो गया हो। आपको दुनिया के सबसे पॉलिश्ड ब्रेन्स, मतलब दुनिया के सबसे अच्छे ब्रेन हमारे देश में ही माने जाते हैं, IITians और सब, तो हमें सबसे पॉलिश्ड, सबसे स्किल्ड बच्चों को हराना पड़ता है और वो हराना इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप परीक्षा को खुद समझिए। आप परीक्षा के बीच में परीक्षा के पुराने पेपर उठाइए एग्ज़ाम के, उन्हें एनालाइज करिए और आप ये देखिए तो सही कि आप एक्चुअली उस एग्ज़ाम के सामने कहाँ ठहरते हैं। आप जब आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा तब एक्चुअली आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको देना भी है या नहीं देना है। अगर आपने डिसाइड किया कि आपको देना है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि सिर्फ ये नहीं देखना है कि मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं, मुझे ये देखना है कि इस क्वेश्चन को जो दूसरे अटेम्प्ट करेंगे उनसे मैं बेटर कैसे अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो यू नो द टास्क कि हमें कितना पढ़ना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनिया भर का सुनना बंद करिए, पेपर उठाइए, पेपर के साथ खुद थोड़ा सा वक्त बिताइए। आपको अपना लेवल समझ में आएगा, आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम का लेवल समझ में आएगा और आपको कॉम्पिटिटिव का लेवल समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको पता होगा कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। और जिस दिन आपको ये सच्चा रियलाइजेशन होगा, 90% बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि एक्चुअली वो इस एग्ज़ाम में जिसका वो DP लगा के घूम रहे हैं, एक्चुअली उसकी लायक मेहनत करने के लिए स्थिति में नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है सही वक्त पर सही रियलाइजेशन, एग्ज़ाम के साथ दुनिया को मत सुनिए। जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे होते हैं, पर वो उनका परसेप्शन है एग्ज़ाम के बारे में, उनका बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है। अपने तरीके से एग्ज़ाम को समझिए, अपने कॉम्पिटिटर को समझिए, परीक्षा को समझिए और अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए और ये तय मान के चलिए कि ये एक लाइफ आप चुन रहे हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। तो अगर वो लाइफ आपको वो सब ना दे रही हो जो आपको ज़िंदगी से चाहिए, तब तक आप में पैशन डेवलप नहीं होगा और विदाउट पैशन आप भूल जाइए कि आप सिविल सर्विसेज निकाल पाएंगे। ये कठिन परीक्षा नहीं है, पर ये बहुत एंगेजिंग परीक्षा है। इसमें आपको पूरा डूबना पड़ता है। ये एक तरीके का ध्यान और मेडिटेशन है। आप UPSC में डूब जाते हैं तो सेलेक्ट हो जाते हैं, और अगर आप UPSC को एक काम की तरह लेते हैं तो 10 साल बीत जाते हैं, आपका प्रीलिम्स भी सेलेक्ट नहीं होता। ये सही बात है। और आप जब बात कहते तो मैं वो इमेजिन कर पा रही थी कि जैसे बीइंग इन दिस फील्ड, अगर मैं कल को ऐसा सोचूं कि चलो मैं UPSC की तैयारी करने की कोशिश करती हूँ, शायद वो बहुत डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि हर एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बना रहता है। हम सब बहुत अलग हैं। मुझे अच्छा तब लगता है जब मैं 10 घंटे लगातार कोई काम करूं। किसी की पर्सनालिटी ऐसी है कि उसे 1-1.5 घंटे में बोरियत हो जाती है, उसे कुछ एक्साइटिंग काम चाहिए होता है, फिर हमें अलग अलग चीज़ें एक्साइट करती हैं। तो हम सब बहुत अलग व्यक्ति हैं और हम जो हैं उस पैकेज को एक्सेप्ट कर लें। ये पैकेज जो है रिटर्न नहीं हो सकता, हमें जो बना के भेजा गया है हम यही हैं, हम रातों रात बदल नहीं सकते। तो हमें अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और किसी की कोई कमी या कोई अच्छाई नहीं होती है, ये आपकी इंडिविजुअलिटी होती है। कभी किसी से कंपेयर भी मत करिए। आपकी उस पर्सनालिटी के हिसाब से आप इतना कर सकते हैं और उसमें आपको मज़ा आएगा। ध्यान रखिए, UPSC की तैयारी में एक्टिवली मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 3000 घंटे की पढ़ाई लगती है। 3000 घंटे तो आपको कम से कम चाहिए टू कंप्लीट दैट सिलेबस। और अगर आप 3000 घंटे तभी कर पाएंगे जब आपको उसमें मज़ा आ रहा हो। और अगर आपको इस तरह की चीज़ों में मज़ा नहीं आता है तो टाइम वेस्ट मत करिए। ज़िंदगी का ये टाइम बहुत अच्छा होता है। 20-25 साल, मतलब 20 से 30 साल का जो ये 30s का जो टाइम होता है, ये बेस्ट टाइम होता है। इसमें आप जिस भी फील्ड में हाथ डालेंगे, जिसमें आपको मज़ा आ रहा होगा, उसमें आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो हर किसी को UPSC में नहीं आना चाहिए।
सर ये एक थोड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, पर मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि आप कैसे इस फील्ड में आए। जैसे कि आपने कहा कि 25 से 30 साल का जो ये टाइम होता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बट आप कैसे इस फील्ड में आए? ये सवाल तो मेरे ख्याल से आपके जो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, सभी लोग जो देख रहे हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि सर की कैसे एंट्री हुई इस फील्ड में। देखिए, मैं एक फील्ड सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हूँ और केवल सिविल सर्विसेज में फेल नहीं हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम सब जो अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। मैं तो नौकरी छोड़ करके आया हूँ, मैंने बहुत लंबे समय तक गवर्नमेंट में काम किया और उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दी। तो मैं कहूँगा कि मेरा पैशन था बचपन से जनरल नॉलेज को पढ़ना, और इस कारण से मैं अपने स्कूल से लेकर के कॉलेज तक, कॉलेज के दिनों में तो मैं नेशनल चैम्पियन बना और हर क्विज़ में हम जीतते थे क्योंकि हमें दूसरे से ज़्यादा जानने में मज़ा आता था। तो मेरा पैशन मुझे समझ में आया कि वो इसमें है कि हम दूसरे से ज़्यादा कैसे जानें। पढ़ने में मेरा मज़ा है, मुझे क्विजिंग में मज़ा आता है कि कोई पजल दे दी जाए और हम उसे लिंक करके उसका जवाब ढूंढ पाते हैं नहीं ढूंढ पाते हैं। क्विजिंग में मैं पागल हो जाता हूँ। अगर न्यूक्लियर अटैक भी हो जाए और क्विज चल रही है तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्विज में इन्वॉल्व रहूँगा। तो शायद मैंने उसके बाद, हम सब सरकारी नौकरी की कोशिश करते हैं, मैंने भी सरकारी नौकरी की कोशिश की, बहुत सारे रिटन्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकाले, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं मिला क्योंकि सच्चाई ये था कि मैं जो पढ़ रहा था वो मज़े के लिए पढ़ रहा था, एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहा था। एक टाइम के बाद नौकरी लंबे समय तक की और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे एक्चुअली इसमें मज़ा आता है, तो इट्स बेटर कि मैं पढ़ूं और पढ़ाऊं। ये मेरा पैशन है तो मैं इसको वो कर लूं। इतने समय तक इस फील्ड में रहा, इसलिए थोड़ा बहुत अनुभव हो गया, इसलिए मैं स्ट्रैटेजी या एग्ज़ाम के बारे में बात कर सकता हूँ। लेकिन एग्ज़ाम में मैं खुद फेल हुआ हूँ क्योंकि मुझ में वो पर्सनालिटी में, मेरी पर्सनालिटी में वो चीज़ें नहीं थी जो सिलेक्शन के लिए ज़रूरी थी। मेरी पर्सनालिटी में पढ़ने के लिए, मज़े के लिए पढ़ना है और वो अभी भी मैं करता रहता हूँ। और आप लोगों को, आप स्टूडेंट्स को आईएएस बना रहे हैं अब कि चलिए अब हम तो ठीक है, अब तुम ये जो है मुझे ऐसा लगता है कि जिसे आईएएस जो बनता है उसमें वो चीज़ होती है, हमें तो बस उसे सही डायरेक्शन दिखाना होता है। कई बार मतलब अगर मुझसे लोग कहते हैं कि आप इतने समय से हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुके हो, आप क्या एक अच्छा काम करना चाहोगे, तो मैं कहूँगा कि मैं एक्चुअली हर बच्चे को पकड़ करके उसको ये समझाना चाहूँगा कि तेरे लिए नहीं है सिविल सर्विसेज, और ऐसा बच्चा जो सिविल सर्विसेज में नहीं आ रहा है पर उसमें वो चीज़ें दिख रही हैं, तो मैं बोलूँगा कि तू आ जा, तुझे आसानी से सिविल सर्विसेज मिल जाएगी। तो इकलौता ऐसा करियर है जिसमें 90% गलत लोग तैयारी कर रहे हैं जो सिविल सर्विसेज में कभी नहीं सेलेक्ट हो सकते। और एक फील्ड एस्पिरेंट के तौर पे मैं ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम किसी को सेलेक्ट नहीं कराते, और बहुत अजीब सी चीज़ है, कोचिंग से कोई टीचर किसी को सेलेक्ट नहीं कराता, वो बस आपको वो चीज़ दिखा देता है जो आप खुद में नहीं देख पा रहे हैं। पर सर वो डायरेक्शन भी मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी होता है सही वक्त पे। जैसे कि हमने अभी इतनी सारी बातें की, तो उसमें हमने एक चीज़ जो मैंने जानी कि अगर सही वक्त पे मुझे समझ में आ गया ये करना है, और अगर एक गुरु मुझे मिल गया जो सही डायरेक्ट कर सके, क्योंकि अब जैसे कहा कि अभी सोशल मीडिया और सारी चीज़ें काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में भी जा सकते। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन में वो जज्बा हो, बट कहीं डायरेक्शन गलत हो गया। तो देखिए, जिस समय में हम जी रहे हैं उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है और इतने ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं। अच्छी बात यह है कि हर करियर में इस समय बहुत स्कोप है। तो इस कारण से एक टीचर के तौर पे, एक मेंटर के तौर पे, या सिविल सर्विसेज को इतने समय तक देखने के बाद, 10-15 हज़ार बच्चों को पढ़ाने के बाद, एटलीस्ट एक काम तो हम लोग कर सकते हैं कि वो बच्चा जो सिविल सर्विसेज में बहुत आसानी से सफल हो सकता है और वो सिविल सर्विस की ज़िंदगी के लिए ही बना है, उसकी पर्सनालिटी उसके लिए है, हम उसको खोजें और उसे हम इस तरफ लाएं। और साथ साथ हमें उतनी ही क्रुएलिटी के साथ उस बच्चे को इस फील्ड से बाहर करना पड़ेगा जो एक्चुअली लगा हुआ है 3-4 साल से, 10 साल से लगा हुआ है, पर उसे कभी सेलेक्ट नहीं होना क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें नहीं है। तो 3 काम इंपॉर्टेंट होते हैं जो मुझे लगता है कि हर मेंटर को करना चाहिए। ऑल्दो अपनी व्यावसायिक उसके कारण बहुत सारे लोग ये कर नहीं पाते हैं। हर अच्छे बच्चे को सिविल सर्विसेज की तरफ लाना जो सिविल सर्विसेज की स्किल्स रखता है, ये देश का भी भला होगा इससे और उस बच्चे का भी भला होगा, क्योंकि वो करियर में कहीं और जाएगा, वो खुश नहीं रहेगा क्योंकि उसमें वो चीज़ सिविल सर्विसेज वाली है। दूसरा, ऐसे बच्चे जो गलत फील्ड में आ गए हैं, मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी में आ गए हैं पर उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ें नहीं हैं, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से उस करियर से बाहर ले जाना, उन्हें समझाना, कन्विंस करना कि आपके लिए इससे बेटर बहुत सारे करियर बने हुए हैं। और तीसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें एक्चुअली खुद को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ कि कोई आदमी अच्छा डिबेटर इसलिए नहीं है क्योंकि उसे कभी डिबेटिंग सिखाई नहीं गई।
तो क्यों ना एक बार उसे सब कुछ सिखा दिया जाए और उसके बाद देखा जाए कि वो सिविल सर्विसेज के लिए ठीक है या नहीं है। तो एक टीचर के तौर पे, और जो मैं कम से कम इतने समय से कर रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ के 10-15 साल टीचिंग के यही किए कि मैं ज़्यादातर बच्चों को सिविल सर्विसेज से बाहर निकाल रहा था जो उसके लिए सुटेबल नहीं थे। पिछले 5-7 साल से मैं ग्रेजुएट ग्रूमिंग पर ध्यान देता हूँ और मैं कहता हूँ कि हर बच्चे में क्या पॉसिबल स्किल है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो तो तभी पता चलेंगे ना जब आप उसे वो प्लेटफॉर्म्स दो। आप उसे रीडिंग जब तक नहीं कराओगे तब तक आपको नहीं पता कि उसकी रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है। जब तक आप उसे आइडिएशन नहीं कराओगे तब तक आपको नहीं पता कि वो आइडिया निकाल भी सकता है, इनोवेशन कर भी सकता है, नहीं कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर मेंटर को बच्चे में पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए, उस पॉसिबिलिटी को ग्रूम करने के लिए हर मौका देना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना चाहिए, और उसके बाद जब उसकी पर्सनालिटी पूरी तरह से शेप ले ले तो उसे बहुत ईमानदारी से सीधे शब्दों में कहना चाहिए कि तुम्हें आईएएस करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, तुम्हारी पर्सनालिटी से मैच करता भी है या नहीं करता है। हम इतने अगर ईमानदार हो जाएं तो हम एक्चुअली बच्चों का बहुत सारा समय, पैसा और बहुत सारी मेहनत बचा सकते हैं। क्योंकि जो उसके लिए बना है वो तो एक साल में क्रैक कर जाता है, और जो उसके लिए नहीं बना है वो 10 साल भी मेहनत करता है, डिप्रेस होकर के निकलता है, पर उसको सेलेक्ट कभी नहीं होना है। राइट, एब्सोल्युटली। यहाँ एक आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि जो होना है वो हो जाता है। सर, एक अब जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए अगर आप देना चाहें तो क्या देंगे, और लाइफ मंत्र अगर आप उनको देना चाहें तो क्या देंगे? जो हमने यहाँ सीखा है वो यही कि भाई जो चीज़ आपके लिए बनी है उस पे ध्यान दें और उसको जानें कि बेसिकली वो है क्या। तो मैं आपसे यहाँ ज़रूर चाहूँगी कि आप ज़रूर स्टूडेंट्स को एक मैसेज अपनी तरफ से ज़रूर दें। मैं ये कहूँगा, मेरे ख्याल से शायद कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्मार्टनेस सब कुछ नहीं होती। स्मार्टनेस के साथ साथ थोड़ा सॉलिडनेस भी डेवलप करिए। और कई बार हमें क्या लगता है कि हम बहुत ट्रिक यूज़ करके कोई भी डील क्रैक कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि आपकी इथिक्स ही आपको लंबे समय तक सर्वाइव करने में मदद करते हैं। 2-3 बड़ी कमियां हैं जो मुझे लगता है। नंबर 1, आप खुद की नहीं सुनते हैं, आप वो काम नहीं चुनते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप जनरली वो काम चुनते हैं जो इस समय बहुत पॉपुलर है या जो आपके दोस्त कर रहे हैं। अगर सब कैफ़े खोल रहे हैं तो आपको कैफ़े खोलना है, सब आईटी स्टार्टअप ला रहे हैं तो आपको आईटी स्टार्टअप लाना है। आप देखिए कि एक्चुअली आप किस चीज़ में दुनिया से बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपने दोस्तों से किसी चीज़ में अच्छे हैं तो ही आप उस फील्ड में जाइए, अदरवाइज़ मत जाइए, अदरवाइज़ आप भीड़ बढ़ाएंगे और डिप्रेस होकर के जाएंगे। तो पहली चीज़ तो खुद को रिस्पेक्ट करिए, इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करिए। दूसरा, हमें कोई भी काम हम करें, चाहे हम जॉब में आए, चाहे हम स्टार्टअप लाएं, हमें अल्टीमेटली लोगों को डील करना है, और लोगों को डील करना है, और वहाँ आपकी क्रेडिबिलिटी आपको बिजनेस दिलाएगी, आपको सक्सेस दिलाएगी, और क्रेडिबिलिटी आपके एथिक्स से आते हैं। कुछ भी हो जाए अपनी लाइफ में 5 बेसिक रूल्स बना लीजिए, और वो जो 5 रूल्स हैं वो किसी भी हालत में मत तोड़िए। अगर आप 5 रूल्स कुछ भी हो कि मुझे टाइम के हिसाब से टाइम पर कमिटमेंट पूरे करना है, मुझे कभी किसी आदमी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करना है, ऐसे आप 5 नियम बना लीजिए। वो 5 नियम आपकी पहचान बन जाएंगे, और भले आप स्किल में कमज़ोर हों लेकिन आपको कभी भी ना नौकरी में दिक्कत होगी और ना आपका बिजनेस कभी कमज़ोर पड़ेगा। व्यक्ति की आदतें, उसका कैरेक्टर उसको बिजनेस दिलाती हैं, उसको सक्सेस दिलाती हैं। तो इथिक्स पे ध्यान दीजिए। इथिक्स आप सब कम ध्यान देते हैं, मुझे लगता है ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरी जो मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ लगती है वो ये है कि अगर आप दूसरे से बेहतर नहीं हैं तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी आइडेंटिफाई कर लीजिए जो दूसरे से बेहतर हो। एक होती है आपकी इंडिविजुअलिटी, तो करियर चुनने में इंडिविजुअलिटी का ख्याल रखिए, लेकिन अगर हम सब के सब जो है वो कोडिंग कर रहे हैं तो हमारी कोडिंग में कुछ अलग होना चाहिए, और वो अलग डेवलप नहीं होता है, वो आपके अंदर होता है। तो अपने इंट्यूशंस को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए, अपने आप की इज्जत करिए। आपका या तो विजन अलग होगा, आप चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया बहुत अलग होगा। रिस्पेक्ट योर इंडिविजुअलिटी एंड बिकेम अ रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल। मतलब थोड़ा सा इज्जत हासिल करने वाले व्यक्ति बन जाइए, तो फिर ज़िंदगी में कभी फेल नहीं होते हैं। बाकी आपके समय बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप बहुत स्किल्ड हैं, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर लेते हैं, आप मल्टीटास्किंग हैं। बस 1-2 अच्छी चीज़ें डेवलप कर लीजिए तो ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया आपको जीतने के लिए सामने है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। एंड आप सभी भी देखते रहिए BSSS रिदम पॉडकास्ट। दिस वाज मी आरजे सानिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड विद लक्ष्मी चरण मिश्रा सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू। BSSS Rhythm. BSSS Rhythm.
BSSS Rhythm.